हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें लगभग 50 to 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके, विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे, जो कि लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स से हैं आपके। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप आंसर बताइए, फिर हम क्वेश्चन को टिक करेंगे। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आ रहा है, जिससे कि हम और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और क्या हो पाए कि और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपको पर डे देते रहें। तो ये आपको बताना है, यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि एक टर्म है और उस टर्म का जो लैटिन में अगर उसका जो बात करें तो उसका मीन जो होता है लैटिन में फ्रॉम द बिगनिंग, और या फिर ओरिजिन बोलें, या फिर उसका द एग बोलें, जो कि होरेस ने यानी कि इसको यूज किया था अपनी एक वर्क था उनका आर्स पोएटिका, उसमें यूज किया था। उस टर्म का क्या नाम था, उस टर्म को क्या कहते थे। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। दोस्त देख लीजिए एक बार क्या हो सकता है। वैसे देखें तो द बिगनिंग यानी फ्रॉम द बिगनिंग, या फिर द ओरिजिन, या फिर द एग, इसका मतलब बिल्कुल शुरुआत, बिल्कुल बिगनिंग यानी कि बिल्कुल शुरू से। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा वर्क जो बिल्कुल शुरू से शुरू होता है। कभी कभी आपने मोस्टली आपने वर्क देखे होंगे, कभी कभी क्या मोस्टली आपने वर्क देखे होंगे जो मिड से स्टार्ट होती है उनकी स्टोरी। मिड से स्टार्ट होने का मतलब उनको कहते थे हम लोग मीडियास रेस। क्या कहते हैं? मीडियास रेस। और कुछ वर्क जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होते हैं। जैसे कि ये है आर्स पोएटिका जो है, इस वर्क को होरेस ने बिल्कुल बिगनिंग यानी शुरुआत से शुरू किया था, शुरुआत से ही शुरू किया था। इसको मीडियास रेस यानी मिड से शुरू नहीं किया। कहानी का क्या होता है, मिड से शुरू कर देना और फिर उसके बाद उसका यानी कि स्टार्टिंग बाद में दिखाना। तो ऐसा कुछ नहीं, आर्स पोएटिका जो है होरेस की है, जिसको बिल्कुल बिगनिंग से शुरू किया गया है, बिल्कुल शुरुआती पॉइंट से शुरू किया गया है। तो इसका मतलब होता है आपका लैटिन टर्म, जो लैटिन में जो इसका जो मीनिंग है वो हम लोग उस टर्म को जो बोलते हैं वो कहते हैं आपके ए वी ओवो, ए वी ओवो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड ए होने वाला है। क्या होने वाला? ये ए वाला है, यानी कि ए वी ओवो ये जो है टर्म आपकी यहाँ पर यूज करी जाती है, जिसका मतलब होता है कोई भी वर्क, यानी उस वर्क के लिए ये टर्म यूज की जाती है जो वर्क बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया जाता है। यानी कि उसकी शुरुआत, यानी जो शुरुआत होती है वो बिगनिंग यानी बिल्कुल शुरू के पॉइंट से होती है, बीच से शुरू करके ना कि बीच से शुरू करा जाए। यहाँ पर ये आंसर ए हो गया। यानी कि द लैटिन फ्रेज एफ ओवो लिटरेरी मीन्स फ्रॉम द एग, यानी कि बिल्कुल अंडा, यानी कि बिल्कुल बच्चा जो होता है अंडे से, यानी अंडे से ही जीवन आगे बढ़ता है। तो यानी अंडा बिल्कुल शुरुआती चीज़ होती है। तो और या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यानी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य में। इट रेफर्स टू ए नैरेटिव स्टाइल वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, यानी कि प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ से उसका जन्म हुआ है, और द वेरी बिगनिंग ऑफ इवेंट्स, यानी किसी घटना की बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल इन एपिक्स समटाइम्स द नैरेटिव बिगिन्स फ्रॉम द हीरोज बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बिल्कुल उसका बर्थ और चाइल्डहुड हीरो का दिखाया जाता है बिल्कुल शुरुआत से। यानी कि होरेस द रोमन पोइट, होरेस जो थे वो रोमन पोइट थे, उन्होंने यूज किया दिस फ्रेज इन आर्स पोएटिका, यानी आर्स पोएटिका में इस फ्रेज का यूज किया था टू एक्सप्लेन ए मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कि स्टोरी को बताने का एक मेथड बताया था जो कि बिल्कुल शुरुआत से कोई स्टोरी बताई जाती है। तो ये आर्स पोएटिका में होरेस ने यूज किया था, ये पहले बार। अगला है एगिटप्रोप थिएटर, ए वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी, यानी कहने का मतलब है कि ये थिएटर का नाम है। ये जो थिएटर है यानी कि एगिटप्रोप थिएटर जो होता है वो 20th सेंचुरी में ये आया था, 20वीं शताब्दी में आया था। इसका क्या कारण, क्या चीज़ था, ये क्या काम था? तो इसका जो काम जो था, जो 20th सेंचुरी में एगिटप्रोप जो थिएटर आया था, इसमें जो था मार्क्स
मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट यानी कि प्रोपागेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, यानी कहने का मतलब है इसके द्वारा लोगों में राजनीति के बारे में जागरूक करना। यानी इस थिएटर से जो होता था, कोई भी राजनीतिक चीज़ें अगर अनाउंस करनी होती थी तो इस थिएटर के द्वारा राजनीतिक कोई भी इवेंट को बताया जाता था। यानी कि एक राजनीतिक यानी कि ये पॉलिटिकल थिएटर था जहाँ से राजनीतिक घटना को लोगों तक पहुँचाया जाता था, लोगों में बात को डाला जाता था। तो कहने का मतलब है इसमें जो मार्क्सिस्ट और जो कम्युनिस्ट लोग थे, इन लोगों के विचारों को भी इसमें दर्शाया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी है। क्या यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन विल बी सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो, द टर्म एगिटप्रोप इज डिराइव्ड फ्रॉम एगिटेशन एंड प्रोपोगेंडा। इट वाज वाइडली यूज्ड इन द Soviet Union and later spread to other regions. This kind of theater was meant to spread political idea। यानी कि इस थिएटर के द्वारा जो था वो क्या कर सोवियत संघ जो था उसके अंदर ये जो भी होता पॉलिटिकल आइडिया होते थे उसको स्प्रेड करना, यानी कि उसको फैलाने का काम था इसका। स्पेशली मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि मेन रूप से मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को थ्रो प्लेज यानी कि प्ले के द्वारा, यानी कि स्काइट्स एंड यानी कि परफॉर्मेंस के द्वारा लोगों तक पहुंचाना। इट्स मेन गोल वाज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, यानी इसका कोई मुख्य उद्देश्य एंटरटेनमेंट नहीं था, बट टू इन्फ्लुएंस पीपल्स थिंकिंग एंड मोबिलाइज देम टूवर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल कॉज। यानी कि सामाजिक और राजनीतिक कोई भी कारण होता था उसको किसी प्ले के द्वारा परफॉर्म करके लोगों तक पहुंचाना था, इसका मेन काम था इस थिएटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज ए सेकंड मीनिंग along with its surface story is now as। यानी ये क्या होता है कि एक बड़ा चढ़ा के कोई स्टोरी होती है, कोई बहुत ज़्यादा स्टोरी को एक्सटेंड कर दिया जाता है, बड़ा चढ़ा दिया जाता है, विच कैरीज ए सेकंड, जिसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है। यानी कि मीनिंग होता है along with its surface story, यानी कि जो वास्तविक मीनिंग होती है उससे, यानी कि जो वास्तविक दिखता है उसका एक अंदर भी एक कहानी होती है। इट नाउ एज, उसे क्या कहते हैं, यानी कि एक ऐसी टर्म है तो वो क्या काम करती है, कोई भी स्टोरी के बारे में जिसको बड़ा चढ़ा के कहा जाता है तो उसका जो वास्तविक रूप होता है उससे हटके भी एक उसकी यानी कि अगर डीपली अगर देखा जाए तो उसकी एक दूसरी मीनिंग भी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग एलिगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिगरी होती है। राइट ऑप्शन विल बी यहाँ पर आपका क्या होने वाला है फ्रेंड, डी होने वाला है दोस्त, उससे हम लोग एलिगरी कहते हैं। ठीक है, देखो एलिगरी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। एन एलिगरी इज ए लिटरेरी फॉर्म वेयर द सरफेस स्टोरी हैज़ ए डीपर यानी सिम्बोलिक मीनिंग। यानी कहने का मतलब है कि एन एलिगरी इज ए लिटरेरी फॉर्म, ये एक लिटरेरी फॉर्म है जहाँ पर एक कोई स्टोरी का बिल्कुल डीपली कोई कहानी का कोई सेंस होता है जिसको सिंबल के रूप में मीनिंग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है सिंबल। यानी इट इज़ मोर देन जस्ट ए नैरेटिव, और ज़्यादातर इसको क्या किया जाता है, नैरेट किया जाता है। इट कन्वेज मोरल यानी कि मोरल या स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल मैसेज, यानी कोई राजनीतिक मैसेज या फिर मोरल मैसेज या फिर कोई स्पिरिचुअल मैसेज इससे दिया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जॉन बनियान का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इन ए एलिगरी, यानी कहने का मतलब है जॉन बनियान्स ने एक वर्क लिखा था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसमें यानी कि प्रोग्रेस दिखाई गई थी। जो क्या नाम है क्रिश्चियन लोग थे उन क्रिश्चियनिटी का प्रोग्रेस दिखाया गया है इसमें। तो ये एक एलिगरी है। वियर द कैरेक्टर्स जर्नी रिप्रेजेंट्स द क्रिश्चियंस पाथ टू
साल्वेशन। सिमिलरली, ऐसे ही करके इसमें क्या नाम है ये दिखाया गया, ऐसे ही करके एक जॉर्ज ऑरवेल का जो है एक एनिमल फॉर्म है, इज एन एलेगरी का उदाहरण है, इसे कहते हैं, जिसमें रसिया रिवॉल्यूशन एंड कम्युनिस्ट रूल को दिखाया गया है। इसमें क्या हुआ था कि जो एनिमल फॉर्म होता है उसमें जानवर पिग वगैरह रहते हैं और पूरी स्टोरी चल रही होती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो उसमें एनिमल है, लेकिन उसे सीख जो मिल रही है हमें उसका अगर डीपन अर्थ देखें तो वो रशियन का एक रिवॉल्यूशन है, रशियन वॉर के बारे में दिखाया जा रहा है, जो रूस का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में दिखाया जा रहा है कहानी को। तो कहने का मतलब है जो सामने दिख रहे हैं फिगरेटिव, उसके डीपली अगर सोचा जाए तो कोई दूसरी मोरल हमें स्टोरी दिखने को मिलती है, वो हमारी एलिगरी होती है, यानी जो दोहरा अर्थ रखती है, एलिगरी कहलाती है। A story or a poem in which characters, settings and events stand for other people or events or for abstract idea or qualities is knowledge। कहने का मतलब है कोई स्टोरी है या फिर कोई पोएम है, यानी इन विच करेक्टर्स, यानी कोई स्टोरी या पोएम के अंदर जो सेटिंग्स एंड इवेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसमें कोई घटना, छोटा सा इवेंट दिखाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, कोई छोटा सा इवेंट दिखाया जाता है, तो वो यानी कि जिससे क्या होता है कि हमारा सिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो क्या होती है हमारी, वो भी एलिगरी ही कहलाती है हमारी, उसका भी एग्जाम्पल क्या है, एलिगरी है। जो ऑप्शन है स्टोरी और ए पोएम इन विच करेक्टर्स, यानी कि ये वाला देखो यहाँ से देख लेते हैं, यानी एन एलिगरी इज ए सिम्बॉलिक नैरेटिव इन विच एवरी करेक्टर, इवेंट एंड एलिमेंट रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड इटसेल्फ, यानी कि उसमें क्या होता है कि वो करेक्टर्स खुद के बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके लिए कोई इवेंट डाला जाता है। ऑफन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सच एज मोरलिटी, जैसे कोई एक मोरल कहानी के बारे में हमें सिखाया जा रहा हो, या फिर कोई ट्रुथ हो, या फिर जस्टिस, न्याय, या पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। इट ऑपरेट्स ऑन टू लेवल्स, यानी कि जिसको दो लेवल पर ऑपरेट किया जाता है, द लिटरल एंड द फिगरेटिव, यानी कि फिगरेटिव कुछ और रहा होता है, लेकिन उसका वास्तविक मीन कुछ और होता है। फॉर इंस्टेंट एडमंड स्पेंसर, यानी एडमंड स्पेंसर की बात करें तो जिनका फेरी क्वीन है जो ना, ये भी एक एलिगरी है, इनकी जो स्पेंसर की द फेरी क्वीन भी एक एलिगरी है ऑफ वर्च्यू एंड एवरी किंग रिप्रेजेंट ए डिफरेंट मोरल वैल्यू, जो कि एक डिफरेंट मोरल वैल्यू को सिखाती है। नेक्स्ट है ये वनियंस, जो वनियंस हैं, जॉन वनियंस हैं, उनका जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन स्टैंड ऑफ, यानी कि ये क्या चीज़ है आपको बताना है, तो हम पीछे ही सीख चुके थे। जो जॉन वनियंस जो हैं उनकी जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो एक एलिगरी है, क्या है ये, एक एलिगरी है। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। देखो जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि 1678 में आई थी, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलिगरीज इन इंग्लिश लिटरेचर। इट नरेट्स द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेलेस्टियल सिटी, यानी कि सिम्बोलाइजिंग द पाथ ऑफ ए सोल फ्रॉम सिन टूवर्ड्स साल्वेशन। एवरी करेक्टर, प्लेस एंड इवेंट इन द स्टोरी कैरीज ए सिम्बोलिक मीनिंग, मेकिंग इट ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी, यानी कि प्रत्येक जो करेक्टर होता है वो एक सिंबल के रूप में दिखाया जाता है, उसमें दिखाता है जो कि स्टोरी में कुछ ना कुछ मोरल कहानी को सिखाई जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखे दो, ए रेफरेंस टू समवन और समथिंग दैट इज नाउ फ्रॉम हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, साइंस और अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर इज, कहने का मतलब होता है कि कोई भी कहानी कुछ भी चल रहा हो उसके अंदर एक छोटा सा इवेंट डाला जाता है, और वो किसी हिस्ट्री का, इतिहास का हो सकता है, कोई साहित्यिक हो सकता है, या फिर कोई धर्म के ऊपर हो सकता है, या कोई राजनीतिक, या फिर स्पोर्ट, या फिर साइंस, यानी इसके सिवा कुछ और भी हो सकता है। वो छोटा सा एक कहानी में क्या किया जाता है कि उस कहानी को समझाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट कोटेशन बोल दी जाती है, बात बता दी जाती है, और जिस कोटेशन को हम सब लोग जानते होते हैं, अक्सर उसके बारे में हम लोग सब जानते होते हैं, ऐसी कोई बात बताई जाती है, उसको हम लोग दोस्त अलूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलूजन कहते हैं, इल्यूजन नहीं, अलूजन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा?
वी होगा। यानी कोई भी कहानी चल रही है उसके बीच में हमने कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। जैसे एन अलूजन इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, जो कि एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है टू ए वेल नो पर्सन, जो कि उसको लोग जानते होते हैं इवेंट और पीसेस ऑफ लिटरेचर। इट डज नॉट डिस्क्राइब द रेफरेंस इन डिटेल, जिसके लिए डिटेल में नहीं डिस्क्राइब किया जाता, बस छोटी सी एक उसके बारे में नहीं। बट अज्यूम्स दैट द रीडर और ऑडियंस विल रिकॉग्नाइज इट, यानी कि जो देख रहे होते हैं रीडर्स, पढ़ने वाले या फिर जो ऑडियंस देखने वाले होते हैं, वो खुद ही उसको उस कहानी को सुन के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं इसका अर्थ क्या है, क्या कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेइंग ही मेट हिज वाटरलू, यानी कि वाटरलू, केवल इतना सा वर्ड बोला जा रहा है, लेकिन अलूड टू नेपोलियंस डिफीट एट वाटरलू, मीनिंग समवन फेस्ड ए ग्रेट डाउनफॉल, अनलाइक एल्यूजन्स विच मीन्स फॉल्स प्रोसेक्ट, अलूजन इज अबाउट इनडायरेक्ट रेफरेंस। यानी कहने का मतलब नेपोलियन की जो हार थी, उस हार के लिए यानी कि केवल ही मेट हिज वाटरलू बोल दिया, तो इसका मतलब है कि इस शब्द का मतलब ही है कि नेपोलियन की जैसी हार। तो ये ऐसे कोई रेफरेंस डाल दिया जाता है बीच में कोई भी कहानी के अंदर। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको बताने हैं क्या क्या चीज़। देखो, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, एक वो फिगर ऑफ स्पीच भी है। इट रेफर्स टू ए पर्सन, किसी पर्सन के लिए या प्लेस के लिए, थिंग और किसी इवेंट को लिए रियल और इमेजिनरी बताने की काम कर रहा है वो। और इट इज ए पासिंग रेफरेंस एज इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल, यानी कि कोई भी डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है। द पर्सन और थिंग टू विच इज रेफर्स, यानी किसी पर्सन या किसी वस्तु के लिए ये रेफर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इट मे बी फ्रॉम हिस्ट्री, जो कि एक इतिहास से हो सकता है, फॉकलर या फिर हिस्टोरिकल इवेंट एंड रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसे लिटोटीस कहेंगे, या फिर अलूजन कहेंगे, या फिर सैनिक्डोट कहेंगे, या फिर टोटोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका वी होगा फ्रेंड यहाँ पर, यानी कि इसको, ये सारे ऑप्शन क्या हैं आपके सही हैं। तो ये अलूजन को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, अलूजन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अलूजन होगा, राइट ऑप्शन बी होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट डेलिबरेटली सजेस्ट 2 और मोर डिफरेंट एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग इन ए वर्क इट इज, यानी कहने का मतलब इट डेलिबरेटली, यानी डेलिबरेटली सजेस्ट करता है, हमें बताता है 2 और मोर डिफरेंट एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्ट मीनिंग, यानी कि 2 या 2 से अधिक इसके अलग अलग अर्थ होते हैं, और कभी कभी उन दोनों अर्थों में क्या होता है, कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग दे रखी होती है। उस वर्कों को हम क्या कहते हैं, तो को एम्बिगुटी, यानी कि इसका मतलब होता है एम्बिगुटी। एम्बिगुटी का मतलब है एक से ज़्यादा अर्थ, यानी कि चीज़ें। तो एम्बी मीन्स होता है 2, एम्बी का मतलब होता है 2, और वाकीगुटी यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो 2 अर्थ रखती है, तो उससे हम लोग एम्बिगुटी कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एम्बिगुटी रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। Writers often use ambiguity to enrich their text and allow multiple layers of meaning. For example, the last lines of many poems may seem unclear but open to interpretation. Sometimes ambiguity can be artistic, but it can also cause confusion if not used carefully. ये है आपका। हाँ, अगला है एनाग्नोसिस इज ए टर्म, यानी कि एनाग्नोसिस को अरिस्टोटल ने यूज किया था। इसका मतलब क्या होता है, मीन क्या है, आपको अर्थ बताना। तो रिकॉग्नाइजेशन या डिस्कवरी, यानी कहने का मतलब है जब कोई कहानी चल रही हो और उस कहानी में हीरो के लिए, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसके लिए उस कहानी का मेन पॉइंट पता चल जाए कि आगे जो उससे गलती हुई है वो गलती वास्तविकता क्या थी, यानी कि बिल्कुल यानी कि उसको डिस्कवरी हो जाना, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाना, तो वो आपका रिकॉग्नाइजेशन या फिर डिस्कवरी होती है। रिकॉग्निजेशन या फिर डिस्कवरी कहलाती है। तो जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल दिए हैं वो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए होगा। नीचे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं।
जैसे एनाग्नोसिस इज ए ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म है यूज्ड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में इसे यूज किया था। इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन कि जब होता है उस मूवमेंट, उस क्षण को, यानी कि जब पता चल जाता है उस कहानी का, कि उस इवेंट का, उस घटना का जब पता चल जाता है कि ये हमसे गलती हुई, या फिर डिस्कवरी इन ए ट्रेजेडी, किसी ट्रेजिडी में, वियर द प्रोटैगनिस्ट रियलाइज्ड द ट्रूथ, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो जो होता है, उसको उस सत्य का पता चल जाता है अबाउट देयर सिचुएशन, उस सिचुएशन की जो उसके साथ में सिचुएशन हुई, ऑफन लीडिंग टू ए रिवील्स ऑफ फॉर्चून, और जो उसका भविष्य होता है उस भविष्य का क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि बैड टू गुड या गुड टू बैड, यानी गुड टू बैड हो जाता है। उसका जो फॉर्च्यून होता है, भविष्य जो होता है, वो क्या होता है, गुड टू बैड या बैड टू गुड हो जाता है, यानी कि उसका भविष्य एकदम से पलट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑडिपस रेक्स में बात करें तो ऑडिपस जो होता है वो अपने फादर की मृत्यु कर देता है, फादर को मार देता है, और वो अपनी मदर से शादी कर लेता है, लेकिन वो उसे पता नहीं होता कि हमारे फादर हैं। वो पहले तो किंग जानता है, उनको मार देता है और उनकी वाइफ को क्या करता है, मैरिज कर लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो जो जिससे शादी कर रहा है वो उसकी मदर है, और जिसको उसने मारा है वो उसके फादर हैं। फिर वो क्या करता है, लोहे की गर्म रॉड को अपनी सलाखों को अपनी आंखों में डाल लेता है और वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, यानी कि जो मैंने करा वो बहुत मेरे से गलत। तो जो जब उसे उस बात का पता चलता है कि ये मेरे फादर हैं और ये हमारी मदर हैं, जब इस बात का पता चलता है तो वही आपका क्या होता है, वहाँ पर वही एनाग्नोसिस होता है, उसे रिकॉग्निशन होता है, यानी कि डिस्कवरी हो जाती है इस बात की। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट है, इट इज़ ए वेरी शॉर्ट टेल, यानी एक बहुत ही छोटी कहानी होती है। विट इज टोल्ड बाई एक करेक्टर, जो कि एक करेक्टर के द्वारा सुनाई जाती है, इन ए लिटरेरी वर्क, एक साहित्यिक वर्क में। इट इज़ नाउ, जिसे जाना जाता है। तो कहने का मतलब है उसे क्या जानते हैं, एक छोटी सी कहानी, यानी एनेक्डोट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं उसके लिए हम लोग, एनेक्डोट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉनिकल्स, यानी कि विच डील विद इवेंट्स ईयर आफ्टर ईयर आर ऑफन कॉल्ड। कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो वर्ष बाई वर्ष, यानी वर्ष के अंत में उसका पूरा डेटा देती है, यानी कि पूरी कहानी का जो पूरी वर्ष का एक कलेक्शन होता है, यानी वर्ष बाई वर्ष कलेक्शन किया जाता है, सारी घटनाओं को इकट्ठा किया जाता है एक, उसके लिए, उस वर्क के लिए हम क्या कहते हैं, जिसको पूरा वार्षिक रूप से इकट्ठा करा जाता है सभी घटनाओं इवेंट्स के लिए, तो वो जो डेटा देता है वार्षिक ईयरली, तो वो हम लोग एनल्स कहते हैं, उसको एनल्स कहलाता है। ये का राइट ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर एनल्स कहलाता है हमारा। यानी एनल्स आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है घटनाओं का, अरेंज क्रॉनिकली, यानी कि जिसको एक क्रॉनिकल रूप में अरेंज किया जाता है, ऑफन ईयर बाई ईयर, यानी कि वर्ष बाई वर्ष। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एनल्स, यानी कि एनालेस से, यानी कि जो लैटिन वर्ड एनालेस है, इससे इसको ड्राइव किया गया है। मीनिंग इसका जो होता है वो ईयरली होता है, यानी अनलाइक क्रॉनिकल्स विच में इंक्लूड इंटरप्रिटेशन और नैरेटिव या नैरेटिव एनल्स आर मोर स्ट्राइट फॉरवर्ड एंड फैक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, यानी कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो है वो एक एनल्स का ही कलेक्शन है, यानी जैसे हम लोग एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल बोलते हैं, वो क्या है, एक एनल्स का यानी कि नैरेटिंग अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री जो है वो क्या है, एक कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट है, द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि प्रोटैगनिस्ट का जो विरोध करता है सीधा डायरेक्टली, उसे हम क्या कहते हैं, एंटागनिस्ट कहते हैं। यानी प्रोटैगनिस्ट का जो विरोध करने वाला होता है हम लोग उसे एंटागनिस्ट कहते हैं। राइट ऑप्शन विल बी ए है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट, इट इज ए काइंड ऑफ मेटोनमी इन विच एपिथेट और फ्रेज यानी टेक्स द प्लेस ऑफ ए प्रॉपर नेम, यानी कि द टाइटल कॉर्पोरल इज यूज्ड फॉर नेपोलियन. It also uses a proper name is an archetype name to express a general idea, यानी जनरल आइडिया. इट इज कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति है उसके लिए या फिर कोई वस्तु है उसके लिए एक अलग से कोई एक टाइटल दे दिया जाता है, कोई एक अलग से नाम दे दिया जाता है ना, एक अपनी तरफ से कोई नाम दे दिया जाता है. वो जो मुख्य नाम है उससे हटके कोई नया नाम दे दिया जाता है. जैसे कहने का मतलब है जो नेपोलियन है उसके लिए द टाइटल कॉर्पोरल दिया है, यानी उसको बोला गया है कॉर्पोरल, तो नेपोलियन के लिए कॉर्पोरल बोला गया है. ऐसे ही करके आप आगे भी देखेंगे बार्ड ऑफ एवन कहा गया है आपके शेक्सपियर के लिए, तो ऐसे एक अलग से यानी कि नाम दे दिया जाता है. तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो उसके लिए वो जो बोला जाता है वो होता है आपका एंटोनोमेसिया. एंटोनोमेसिया कहलाता है. ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर, एंटोनोमेसिया कहलाता है. यहाँ पर देखिए आप लोग क्या है, ये देखो एंटोनोमेसिया इज ए रिटोरिकल डिवाइस वेयर ए डिस्क्रिप्टिव फ्रेज रिप्लेस ए पर्सनस प्रॉपर नेम और ए प्रॉपर नेम इज यूज्ड टू सिग्निफाई ए जनरल क्वालिटी, यानी उसकी एक क्वालिटी जो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है उस क्वालिटी के अनुसार उसका एक नाम रख दिया जाता है जो वो उस जनरल क्वालिटी के लिए डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग शेक्सपियर, देखो शेक्सपियर जो थे उनके लिए बोला जाता था द वार्ड, तो ये एक उनके लिए द वार्ड बोला जाता था. इज एन इंस्टेंस ऑफ मेसिया, यानी कि एंटोनोमेसिया है. ऐसे सिमिलरली यूजिंग सोलोमन, एक सोलोमन भी बोला जाता है टू मीन ए वाइज पर्सन और रोमियो टू डिस्क्राइब ए पैशनेट लवर, यानी कि ऐसे रोमियो जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए हम लोग रोमियो बोल देते हैं, कभी भी वो रोमियो बोल दिया अगर, तो जैसे सोलोमन टू मीन ए वाइज पर्सन, एक कोई व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति उसको सोलोमन बोलते हैं. ऐसे ही कहीं हमने अगर रोमियो बोल दिया कहीं किसी को तो इसका मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है. आर एग्जाम्पल ऑफ एंटोनोमेसिया, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू मेटोनमी बट वर्क मोर स्पेसिफिकली विद नेम्स एंड एपिथेट्स. ये चीज़ है आपका द वार्ड, द आयरन लेडी, द किंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ए लिटरेरी टर्म, यानी कि द वार्ड है, द आयरन लेडी है, द किंग है, आर द एग्जाम्पल ऑफ ए लिटरेरी टर्म. किस यानी कि ये सब क्या है, टाइटल दिए हुए हैं. शेक्सपियर को द वार्ड बोला गया है, तो ये टाइटल जो हैं क्या है, ये भी आपके क्या है एंटोनोमेसिया के एग्जाम्पल हैं. किसके एग्जाम्पल हैं, एंटोनोमेसिया. राइट ऑप्शन विल बी ए यहाँ पर, सॉरी सी, राइट ऑप्शन विल बी सी है यहाँ पर. ठीक है, तो एंटोनोमेसिया के एग्जाम्पल जैसे कहा जाए एंटोनोमेसिया इज ए रेटोरिकल डिवाइस इन विच ए प्रॉपर नेम इज रिप्लेस्ड बाय ए डिस्क्रिप्टिव फ्रेज और एपिथेट. फॉर एग्जाम्पल जैसे शेक्सपियर को द वार्ड कहा जाता है, मार्गरेट थैचर जो हैं उनके लिए द आयरन लेडी कहा जाता है, एल्विस पर्सली इज़ द किंग, यानी एल्विस प्रेस्ली के लिए जो किंग बोला जाता है. तो ये वर्ड जो है टाइटल ही है. नेक्स्ट है आपका इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंटनी बिगिंस हिज स्पीच सेइंग आई केम टू वरी सीजर, यानी कहने का मतलब है शेक्सपियर के जूलियस सीजर में जो एंटनी है वो अपनी स्पीच देता है, शुरुआत करता है स्पीच को, और उस स्पीच में कहता है कि मैं सीजर के लिए वरी करने आया हूँ, यानी उसको दफनाने आया हूँ. नोट टू प्राइज, मैं उसकी कोई प्रशंसा करने नहीं आया हूँ. वट ही गोज ऑन प्राइजिंग सीजर एंड फाइनली सक्सीड इन इंसिस्टिंग द पीपल अगेंस्ट दोज हु हैव यानी कि असैसिनेटेड हिम. नहीं कहने का मतलब है लेकिन वो फिर भी क्या करता है, वो ये तो कहता है कि मैं उसकी प्रेस करने यानी कि उसकी बड़ाई करने नहीं आया, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उसकी बातों बातों में ही उसकी बड़ाई करता है. और बड़ाई करता है और बड़ाई करते करते वो भीड़ को क्या कर देता है, उसके प्रति जो सीजर है वो उसको अपने वर्क में क्या हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही
सक्सेस हो जाता है। एंटनी मैक्स द आयरोनिक, यानी कि जो आयरनी के रूप में बोलता है, यूज ऑफ रिटोरिक डिवाइस, दिस रिटोरिकल डिवाइस इज, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एपोफेसिस या फिर पैरालिप्सिस कहा जाता है। यानी राइट ऑप्शन विल बी ये यहाँ पर आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोल्यूट वर्ड, यानी कि ईडियम और फॉर्म इज, यानी कि कोई ऐसा शब्द जो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, अब वो हमारे यूज़ में नहीं है, कोई वर्ड है या फिर कोई शब्द है उसका अब यूज नहीं हो रहा, बहुत पहले चलते थे वो वर्ड, अब उनका यूज नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है आपको। तो अनार्किस्म कहते हैं या फिर आर्केइस्म कहते हैं या फिर एवोल्यूशन कहते हैं या फिर एब्रीविएशन कहते हैं। तो ये वर्ड जो होते हैं वो आपके आर्केइस्म कहलाते हैं, आर्केइस्म कहलाते हैं। राइट ऑप्शन ए होने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आर्केइस्म, यानी आर्केइस्म रेफर टू द यूज ऑफ ओल्ड, यानी जो बहुत ज़्यादा पहले यूज किया जाता था, और ऑब्सोल्यूट, अब वो क्या है ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, वर्ड एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नो लॉन्गर इन एवरीडे यूज, यानी अब हमारे यूज में बहुत लंबे समय तक नहीं चल पा रहे हैं। राइटर्स समटाइम्स यूजेज आर्केइस्म वर्ड टू क्रिएट ए हिस्टोरिकल और ट्रेडिशन इफेक्ट इन लिटरेचर। जैसे पहले क्या था, एक वर्ड हुआ करता था दाव, दाव का मतलब यू, ऐसे कुछ वर्ड हुआ करते हैं THOU, इसका मतलब अब क्या होता है यू, तो अब दाव को यूज नहीं किया जाता, पहले के उसमें यूज किया जाता था, अब नहीं यूज किया जाता। तो ऐसे बहुत से वर्ड थे जो उनको यूज किया जाता था, अब वो हमारे यूज में नहीं है, वो ओल्ड फैशन्ड हो चुके हैं। तो ये अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप बताइए आर्ट फॉर आर्ट से, यानी कला कला के लिए है, कला कला के लिए है। एज ए कैच फ्रेज इज एसोसिएटेड विथ, इसका मतलब क्या है? तो एक ये आर्ट फॉर आर्ट्स से एक मूवमेंट चला था, यानी कला एक कला के लिए था। वो मूवमेंट जो था वो द एस्थेटिस्ट था, यानी कि एस्थेटिस्ट था, यानी कि ये आपका एस्थेटिस्ट था ये मूवमेंट। ये जो देखेंगे आप लोग क्या है यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि द फ्रेज आर्ट फॉर आर्ट से एक्सप्रेस द बिलीफ दैट आर्ट शुड बी वैल्यू फॉर इट्स ऑन ब्यूटी, यानी कि जो आर्ट होती है, कला होती है, कला केवल ब्यूटी के लिए ही डिस्क्राइब करे, यानी कि ब्यूटी को ही बताए, ना कि कोई पॉलिटिकल या फिर मोरल या कोई प्रैक्टिकल पर्पस को दिखाए। यानी कि कला का मतलब केवल ब्यूटी होना चाहिए, उसका मतलब कोई राजनीति यानी कि कोई मोरल या फिर कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं दिखाना चाहिए इसमें। इट इज़ एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी, जो एस्थेटिक मूवमेंट 19th सेंचुरी का था उसी के लिए कहा गया, उसी समय कहा गया। नेक्स्ट है आपका इट इज़ ए शॉर्ट स्पीच विच इज हियर्ड बाई द ऑडियंस, एक बहुत छोटी सी स्पीच होती है जो ऑडियंस के द्वारा सुनी जाती है। द स्पीकर एक्सप्रेस टू ऑडियंस, यानी स्पीकर जो होता है, बोलने वाला होता है, वो ऑडियंस के लिए ही केवल बोलता है। हिज प्राइवेट थाउट, अपने प्राइवेट विचारों के लिए। बट द अदर करेक्टर्स डू नोट हियर इट, यानी कि और करेक्टर जो होते हैं उसे नहीं सुनते हैं। द टर्म फॉर सच स्पीचेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो और इसमें गलती भी बहुत करते हैं, यहाँ पर आप सॉलिलिकी ना लगा दें, यानी कहने का मतलब राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, यहाँ पर ये असाइड होगा। ठीक है, और यानी कि सॉलिलिकी में क्या होता है कि अदर करेक्टर्स नहीं दिया होगा, यानी कि बट द अदर करेक्टर्स डू नॉट हियर, यानी कि ये वर्ड नहीं दिया होगा। और इसमें क्या होता है कि वो अदर करेक्टर्स जो होते हैं वो नहीं सुनते हैं, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंट अगस्टिन्स कन्फेशंस एंड रूसोज कन्फेशंस आर द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस ऑफ, यानी कि जो सेंट अगस्टीन हैं इनका कन्फेशन और जो रूसो हैं उनका भी कन्फेशन, ये अर्लीस्ट इंस्टेंस हैं, ये क्या चीज़ कहलाते हैं? तो ये दोनों के ये जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या है आपकी ऑटोबायोग्राफी जानी जाती है। नो,
एक हाँ ठीक, ये क्या है कि ऑटोबायोग्राफीज हैं, ये ऑटोबायोग्राफी के रूप में ये जानी जाती है, तो ये राइट ऑप्शन विल बी ए सही है आपका। An autobiography is the life story of a person written by himself. Saint Augustine's Confession and Rousseau's Confession are among the earliest examples of this form, where person life experience are recorded in detail. डिटेल में इनका रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूलियस सीजर यूज्ड टू राइट, यानी कि जूलियस सीजर क्या है, लिखते हैं एंड डिपिक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट एपिक बैटल्स, ही इज सैड टू बी द फर्स्ट। यानी कहने का मतलब है ये जूलियस सीजर है वो पहला ऐसा वर्क है लिखा गया है जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाया गया है जूलियस सीजर के, यानी कि एक कहानी को दिखाया है कि युद्ध की घटना को दिखाया गया है जो जिसे क्या कहा जाता है, यानी कि पहली बार यूज किया है, यानी कि ही सैड टू बी द फर्स्ट, यानी उसको पहली बार। तो ये क्या कहलाता है, वो लिखने वाला उसको जो जूलियस सीजर ने यूज किया था उसको क्या कहा जाएगा, तो वो होते हैं मेमोइस्ट। क्या होंगे, मेमोइरिस्ट। यानी कि मेमोइर होता क्या है, कोई एक इवेंट, एक घटना, एक ही पार्ट को दिखाया जाता है बड़ा ही उजागर करके, और उस मेमोइर को लिखने वाले मेमोइस्ट कहलाएंगे। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन ये होगा। ये मेमोइरिस्ट राइट्स पर्सनल अकाउंट्स, यानी कि ये क्या है, एक पर्सनल अकाउंट के बारे में ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में बताते हैं, पार्टिकुलरली बैटल्स, यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो वो किसी युद्ध या फिर कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के बारे में। जूलियस सीजर इन हिज कमेंट्रीज, यानी जूलियस सीजर अपनी कमेंट्रीज में रिकॉर्डेड, यानी कि लिखता है, हिज मिलिट्री कंपेनियंस, यानी अपने मिलिट्री के कंपेनियंस के बारे में बताता है, मेकिंग हिम द फर्स्ट नाउ मेमोरिस्ट, यानी कि जूलियस सीजर को पहला मेमोरिस्ट कहा गया था। वाल्डन, यानी कि वाल्डन इज ए मेमोइर ऑफ, ये वाल्डन है वो किसका मेमोइर है, यानी कि किसने लिखा गया था, तो ये बताना है। तो ये हेनरी डेविड थ्यू है, कौन है, थ्योरी है, यानी कि थ्योरी जो है, यानी कि हेनरी डेविड थ्योरी, जो राइट ऑप्शन विल बी सी यहाँ पर है आपका, इनका है ये लिखा हुआ, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हु इज फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोरी, मेमोयर और डायरी के लिए कौन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, तो सैमुअल पेपिस थे आपके, ये आपके डायरी और मेमोयर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। राइट ऑप्शन विल बी सी है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज लेटर्स आर फेमस, यानी कि लेटर के लिए कौन सबसे ज़्यादा फेमस थे, तो ये पैस्टन फैमिली थे, कौन थे, पैस्टन फैमिली के लेटर जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे, यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी बी है। नेक्स्ट है, दिस टर्म इज फ्रॉम द फ्रेंच फॉर वैनगार्ड, यानी कि न्यू वेव, दिस इज, यानी कि इसका मतलब होता है, यानी कि कोई भी नया इनोवेशन करना, नया इनोवेशन, कुछ नया डिस्क्राइब करना, यानी कि डिस्कवर करना कुछ भी नया, तो उसका मतलब होता है एवेंट गार्ड। एवेंट गार्ड राइट ऑप्शन विल बी सी होगा यहाँ पर, एवेंट गार्ड, ठीक है, कुछ नया, एडवांस। इट इज ए ग्रामेटिकल टर्म, यानी ये ग्रामेटिकल टर्म है, विच रेफर्स टू द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लाउज टू अनदर। इट इज, यानी कि कहने का मतलब है एक ये ग्रामेटिकल टर्म है जिसमें क्या किया जाता है कि विच रेफर्स टू द इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन किया जाता है ऑफ वर्ड, यानी वर्ड ऑर्डर, यानी वर्डों को, शब्दों को या फिर किसी क्लाउज के शब्दों को, यानी कि वर्ड या किसी वर्ड में लेटर्स को या फिर कोई क्लाउज है उसमें वर्ड को उलट पुलट करके उनका क्रम ऑर्डर चेंज करके कुछ नया बना दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारे काइसमस कहलाता है, वो काइसमस कहलाता है। क्या कहलाता है, काइसमस, राइट ऑप्शन विल बी सी होने वाला है यहाँ पर। तो काइसमस इज ए रिटोरिकल डिवाइस इन विच द ऑर्डर ऑफ वर्ड और कॉन्सेप्ट्स टू रिवर्स इन द सेकंड क्लाउज और एपिथेट। एग्जाम्पल जैसे नेवर लेट ए फूल किस यू,
नेवर लेट ए फूल किस यू, और या किस फूल यू, यानी कि या फिर और एक किस फूल यू, यानी कि और एक किस फूल यू, या फिर ये, यानी कि कहने का मतलब है जो लास्ट का वर्ड है वो नेक्स्ट में इसे बोल दिया जाता है। ये चीज़ उलट पुलट के कुछ नया बना दिया जाता है, तो ये कहलाए। वैलिड आर द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ, जो वैलिड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, तो वो फॉक सॉन्ग्स कहलाते हैं। क्या होते हैं ये, वो फॉक सॉन्ग, यानी कि सांस्कृतिक सॉन्ग होते हैं, हमारे लोकगीत कहलाते हैं, फॉक सॉन्ग कहलाते हैं। जैसे चेवी, चेस, नट ब्राउन, मैड, कॉपर, यानी कि चेवी, चेस, नट ब्राउन, मैड, यानी कि कॉपर्स, कॉपर्स का द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन ग्लिपिन, कॉलरिज का द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, यानी कीट्स का ला वेला डैम सन्स, लावेला डैम सन्स मर्सी, लावेला डैम सन्स मर्सी, या फिर सन वॉल्टर स्कॉट्स का द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर, आर सम ऑफ द वेल नो। ये सब क्या जाने जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो ये सब आपके क्या है कि वैलिड है, क्या है ये वैलिड जाने जाते हैं इनको। राइट ऑप्शन विल बी ये होने वाला है, ये क्या है आपके वैलिड जाने जाते हैं, इनको वैलिड बोलते हैं। द टर्म वाडोल्ट्री वाज क्वाइंड बाय, वाडोल्ट्री को किसने क्वाइंट किया था, तो आपके ये जीवी शॉ थे। कौन थे, जीवी शॉ थे। राइट ऑप्शन ए है, जीवी शॉ ने द प्रीफेस टू 3 प्लेज, यानी कि प्रीफेस टू 3 प्लेज फॉर प्यूरिटियंस, यानी प्यूरिटियन के लिए जो 3 प्ले दिए थे उन्होंने, उसमें इसके लिए यूज़ किया था वाडोल्ट्री का मीन। यानी कि देखो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कोइंड द टर्म वाडोल्ट्री टू डिस्क्राइब एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ वर्शिप ऑफ शेक्सपियर द वार्ड ऑफ एवन, यानी कहने का मतलब है इन्होंने वाडोल्ट्री शब्द का ये क्या किया था कि वाडोल्ट्री का मतलब है कि शेक्सपियर ने, जीवी शॉ ने जो शेक्सपियर के जो वर्क थे उनके गलत शब्दों को निकाल के एक नया कलेक्शन दिया, लेकिन इन्होंने जो वाडोल्ट्री का मतलब है कि शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा पूजा करना बेकार है, यानी कि आप शेक्सपियर के बहुत बड़े पुजारी ना बनिए, बहुत ज़्यादा पूजा मत करिए, इसका विरोध ये कहा है वाडोल्ट्री शब्द का मतलब। देखो, ए सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्साल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, especially when a writer striving for the novel or pathetic achieves the ludicrous. This is waste description of a term. This term is क्या कहते हैं, एकदम सडन चेंज, यानी कि रिडिकुलस, यानी कि ए सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्साल्टेड टू द कॉमन प्लेस। तो इसका मतलब होता है इसे बैथोस कहा जाता है। बैथोस के बारे में थोड़ा सा हम देखते समझते हैं क्या है। देखो, यानी वैथोस रेफर्स टू एन अनइंटेंडेड ड्रॉप, यानी कि एकदम से अचानक से किसी चीज़ को छोड़ देना, फ्रॉम द सीरियस एंड एलिविएट टू द सिली और ट्रिवियल, यानी किसी सिली या फिर सिलाई या ट्रिवियल ने एकदम से उसको तोड़ देना, काट देना या छोड़ देना वहीं से। इट ऑफन रिजल्ट इन ए कॉमिक और एब्सर्ड इफेक्ट, यानी जिसका रिजल्ट कोई कॉमिक या फिर कोई बिल्कुल बेतुका निकल के आए, तो इसे हम लोग बैथोस कहते हैं, अचानक से किसी चीज़ को एकदम सडन। देखो, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑथर, ये एक ऑथर का ग्रुप है, हु रेपुटेटेड रिप्रेजेंटेडली एंड नॉर्मल सोशल बिहेवियर, और एक सामान्य बिहेवियर है। दे कल्टिवेटेड ए रूटलेस, यानी कि एक रूटलेस मैनर ऑफ लिविंग। दे रिजेक्टेड स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज एंड साउट सेक्सुअल लिबरेशन एंड एक्सप्लोटेशन। दे बिकम ड्रग यानी एडिक्ट एंड वर डिवोटेड टू जॉर्ज दिस ग्रुप बिलोंग टू, यानी कहने का मतलब है एक ऐसा ग्रुप था ऑथर्स का, लेखक का, जो क्या करते थे, जो सामाजिक रीति रिवाज थे बिल्कुल उनसे अलग चलना, उनको बिल्कुल मानना नहीं, उनसे बिल्कुल अलग हटके चलना, और जो यानी कि सेक्सुअल जो है, सेक्स के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता,
यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं हो, और वो शराब के बड़ा ही आदी थे, एडिक्टेड थे। इस चीज़ को वो क्या करते थे, ये जो कि ये किसके लिए, जाज के लिए, यानी कि जाज के लिए क्या, जैज के लिए डिवोटेड थे, ये जैज के लिए डिवोटेड थे, ये सब कुछ ये कहा जाता है, यानी जैज ने कहा था ये सब। तो वो ग्रुप किस ग्रुप के थे जैज, ये बताना। तो ये एक अमेरिका का ग्रुप था जिसे हम लोग बीट जनरेशन कहा जाता था, उसके ये लोग थे, यानी बीट जनरेशन के लोग थे, जो कि बिल्कुल समाज को नहीं मानते थे, समाज से अलग हट के काम कर रहे थे, बिल्कुल उसकी रीति रिवाजों में नहीं थे, और उसके बाद जो सेक्सुअल संबंध थे उसको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से देखते थे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं हो, और वो दारू को बहुत पीते थे, यानी कि ड्रग्स वगैरह जो लेते थे उसके बड़े एडिक्टेड थे। तो ये इससे करता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स, यानी कि ये अमेरिका के राइटर का ग्रुप है इन 1950, जो 1950 के आसपास रहा था। इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ कन्फेशन एंड चाओस विच प्रिवेल्ड इन द सोशल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये पनपा था। इट मेन पॉइंट आर द रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यू, जो एक स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यू थी उसको रिजेक्ट करा था, मेकिंग ए स्पिरिचुअल क्वेस्ट द एक्सप्लोइटेशन ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न रिलीजन्स, द रिजेक्शन ऑफ मैटरलिटीज एक्सप्लोइसिटी, particles of the human condition, expectation with psychedelic drugs and sexual liberation and exploitation. This group is now as, तो ये वही है आपका, सेम है। वो लोग जो थे आपके बीट जनरेशन के लोग थे, कौन थे, बीट जनरेशन के लोग थे, वो बीट जनरेशन वाला ग्रुप था ये, 1950 के दशक में आया था। इन हिज ऐसे 4 एजेस ऑफ पोइट्री, यानी कि एक ऐसे है 4 एजेस ऑफ पोइट्री जो 1820 में है। थॉमस लव पीकॉक क्लासीफाइज पोइट्री, यानी कि थॉमस लव पीकॉक ने पोइट्री को क्लासीफाई किया, बांटा था इनटू 4 पीरियड्स, यानी कि 4 भागों में बांटा था। वो पीरियड्स कौन से थे, जैसे एक आयरन था, दूसरा गोल्ड था, तीसरा सिल्वर, और उसके बाद लास्ट था वो ब्रास था, कासा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है आपका, डी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जो पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको पता है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क में जो आपकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दिया जाता है ये प्राइज़। एलन गिन्सबर्ग्स हॉल, यानी एलन गिन्सबर्ग्स हॉल, विलियम एस ब्यूरोस, यानी कि नेक्ड लंच एंड जैक क्रॉक्स ऑन द रोड आर द इंस्टेंस ऑफ, क्या कहा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। ये बीट लिटरेचर है, क्या है, बीट लिटरेचर। राइट ऑप्शन विल बी सी है यहाँ पर। सेकंड है, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड, यानी वर्ड का क्या है, रिपीटिशन है या फिर किसी फ्रेज का रिपीटिशन है। ब्रोकन अप, जिसको तोड़ दिया जाता है बाई 1 और मोर इंटरवेनिंग वर्ड्स, यानी कि इंटरवेनिंग वर्ड्स। फॉर इंस्टेंस, वी विल डू इट, आई टेल यू वी विल डू इट, यानी कि ये एग्जाम्पल दिया है, वी विल डू इट पहले दिया है, फिर इसके बाद इसमें बीच में एक डाल दिया है आई टेल यू, यानी कि मैंने तुमसे कहा वी विल डू इट, ये फिर से शुरू होगा, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये आपका कुछ नहीं, आपका ये बात जो है लिटरेरी जो डिवाइस है जो आपकी वो क्या कहलाती है, कहलाती है डाइकॉप, इससे हम लोग डाइकॉप कहते हैं। राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। हाँ, ए लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर, एक पर्टिकुलर ऑथर के वर्कों की लिस्ट आती है और ऑथर्स इज, उस ऑथर्स क्या कहा जाता है, तो उसको विबिलियोग्राफ में विबिलियो, यानी कि विबिलियोफाइल, विबिलियोग्राफी या फिर बायोग्राफी या फिर कैटलॉग क्या कहा जाता है।
तो वो आपकी बिब्लियोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? बिब्लियोग्राफी। राइट ऑप्शन विल बी सी होगा यहाँ पर, बिब्लियोग्राफी कहलाएगी। विल्डिंग्सरोमन यानी विल्डिंग्सरोमन इज ए जर्मन टर्म फॉर, विल्डिंग्सरोमन इज ए जर्मन टर्म फॉर, ये किसके लिए यूज की जाती है? नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन या फिर नॉवेल ऑफ रोमांस या फिर नॉवेल ऑफ साइकोलॉजी या फिर नॉवेल ऑफ फिलॉसफी? ये नॉवेल ऑफ जो है फॉर्मेशन है। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। विल्डिंग्सरोमन्स इज ए नोवेल विच डील्स विद, ये किसके बीच में ये डील करते हैं ये बताना है। वन पर्सन्स फॉर्मेटिंग ईयर्स, एक के लिए। राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। लाइटन स्ट्रेच इज द बायोग्राफी ऑफ, लाइटन स्ट्रेच जो है वो बायोग्राफी है, किसकी बायोग्राफी है ये बताना है। तो ये आपकी किसी और की नहीं, क्वीन विक्टोरिया की बायोग्राफी है। राइट ऑप्शन विल बी सी हुआ यहाँ पर। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कराएंगे। आज के लिए लास्ट है, हु रोट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, यानी कि जो लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स जो लिखा है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिस्ट इंग्लिश पोइट्स और सिंपली लाइव्स ऑफ द पोइट्स, किसने लिखा था? हाँ, सैमुअल जॉनसन है आपके यहाँ, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पे आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे साथ बने रहे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और इससे अच्छे अच्छे बेहतर क्वेश्चन लाएंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।